इमर्जिंग मध्य प्रदेश, जैसा कि इस कार्यक्रम का नाम भी है, आपसे जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश को लेकर विकसित मध्य प्रदेश का क्या विजन है आपका? देखिए, मध्य प्रदेश जिस स्थिति में आज खड़ा है, अब इससे निश्चित रूप से आगे ले जाना है। उपलब्ध संसाधनों के साथ वर्तमान की स्थिति में हमारे प्रदेश के अंदर आज जिस इस मुकाम पे हैं, भविष्य की दृष्टि से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से रोड मैप बना है, अब उसके दो हिस्से कर रहे हैं हमने। एक तो अमृत काल की बात है, आने वाले 25 साल 1947 तक भारत का जिस ढंग से खाका खींचा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और अब इस 5 साल के टेन्योर में हमारे द्वारा जो उपलब्ध संसाधन है उसमें हमको किस तरह से बढ़ना चाहिए। सरल भाषा में बजट से हम अपने बात करें तो हमने इसी बीते बजट में निर्णय किया कि जो 3.5 लाख करोड़ का बजट हमारा विकास के लिए है, सरल भाषा में उसको 5 साल में डबल करना है, 7 लाख करोड़ पे जाना है। तो समान रूप से सभी सेक्टर में बराबरी से आगे बढ़ना पड़ेगा। और ख़ास करके मध्य प्रदेश की जो वर्तमान स्थिति है, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हमारी 25% के आसपास चली गई है। अब इससे आगे और जाने की संभावना की एक तरह सेचुरेशन की स्थिति में हम जा रहे हैं। तो एग्रीकल्चर की, फिर फूड इंडस्ट्री की श्रृंखला में हमको चलना पड़ेगा। इसी प्रकार से इंडस्ट्रियों से लगा करके हेल्थ है, एजुकेशन है, माइनिंग सेक्टर है, विविध प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों से लगा करके प्रदेश के अंदर जो हमारी अपनी थाती है, मैं मान के चलता हूं कि इसमें अपार संभावना है और इस सभी पे हम ध्यान दे रहे हैं। हाल ही में आप मुंबई गए, निवेशकों से मिले, आपने 75,000 करोड़ की निवेश की बात की, 1 लाख से ज़्यादा रोजगार की बात की। इस पे आपका क्या कहना है? निश्चित ये बात सही है कि हमको अगर आगे बढ़ाना है तो ठोस निर्णय लेना पड़ेंगे, और ठोस निर्णय में इसी प्रकार से बढ़ना पड़ेगा। और इसको इसीलिए जो आपने ध्यान दिया हो कि मैं बैठा तो एक तरह से दिसंबर जनवरी में एक ही महीना हुआ था, लेकिन हमने मार्च में 1-2 मार्च को रीजनल समिट चालू की। और रीजनल समिट जैसे उज्जैन में हुई है 20 जुलाई को, अब जबलपुर में होने वाली है। बड़े पैमाने पे औद्योगिक निवेश का भी संभावना, और औद्योगिक निवेश में भी सभी प्रकार के निवेश की कल्पना, केवल इंडस्ट्री नहीं, इंडस्ट्री का भी स्वरूप बदल गया है। एजुकेशन है, हेल्थ है, टूरिज्म है, हर सेक्टर में रोजगार की संभावना है, सभी पे काम करेंगे। तो ये जो एसडीजी रैंकिंग है, इसके सुधार पे आप कुछ कहेंगे? एसडीजी रैंकिंग के सुधार पे। एसीजी रैंकिंग तो ज़बरदस्त है, आप बताइए। देखो, मैं अगर आंकड़े देना चाहूँगा तो आपको ध्यान में आ जाएगा जी कि जिस प्रकार से हमारी अपनी पर व्यक्ति आमदनी बढ़ी है पिछले हिसाब में, तो ये मान के चलो कि हमारी ग्रोथ अपने आप में बहुत अच्छी हुई है। अब आप अंदाज लगा लो कि जैसे एसीडी की इंडेक्स 2023-24 में मध्य प्रदेश ने अपना स्थान बहुत अलग बनाया है। जैसे 1.36 करोड़ नागरिकों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला है। 97.87 लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कवरेज दिया है। प्रसव में भी संस्थागत प्रसव में 98.48 और 9 से 11 महीने के आयु समूह में टीकाकरण बच्चों का हमारा 93.19 है। मध्य प्रदेश में लिंगानुपात 950 से बढ़ा करके 956 हुआ है। 100% बिजली पहुंची है। जनधन योजना में महिला खाता धारकों को 50% के लक्ष्य के उल्टे 55% तक हमने पहुंचाया है। ग्राम सड़क योजना हो, अलग अलग प्रकार से लक्षित बस्तियों का उन्नयन हो, महिलाओं से खास करके पंचायती राज संस्थाओं में 33 की तुलना में भारत सरकार तय कर रही कि हम अपने यहाँ 33% देंगे, हम 50% आरक्षण दे रहे हैं। ऐसे एक नहीं, अनेक अलग अलग प्रकार के सेक्टर हैं जिसमें खास करके जैसे अभी आपने देखा होगा हेल्थ सेक्टर में ही हमारे यहाँ CSC अर्थात 20 बेड के तहसील स्तर के जो हॉस्पिटल है, लगभग 42,000 पद की कैबिनेट से मंजूरी दी। पूरे देश में एकमात्र मध्य प्रदेश है जिसने 42,000 से ज़्यादा पदों की नियुक्ति की एक ही मीटिंग में ये न केवल घोषणा की है
बल्कि कार्यान्वित करने का निर्णय किया है। और उसमें भी अलग अलग श्रेणी के, जैसे अभी तक हमारे यहाँ जो अपने हेल्थ में फर्स्ट क्लास के पद के लिए एक निश्चित अवस्था के बाद प्रमोशन से ही भरते थे, हमने कहा हमको तुरंत चाहिए, तो सीधी भर्ती का भी निर्णय किया। ऐसे एक नहीं अनेकानेक निर्णय, जैसे GER बढ़ाने का, सकल पंजीयक दर विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय औसत से भी हम आगे चले गए। तो ये वो निर्णय, जिस निर्णय से भविष्य में मध्य प्रदेश की पहचान बहुत अलग प्रकार से और अच्छे प्रकार से बनने वाली है। लोकसभा के जब चुनाव हुए तो भाजपा ने मध्य प्रदेश में बाकी राज्यों से बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया, और अब अमरवाड़ा का उपचुनाव नतीजा सबके सामने है। इस पे क्या कहना? मैं मध्य प्रदेश की जनता का आभार भी मानता हूँ और यशस्वी प्रधानमंत्री का आभार मानता हूँ। उनने भरोसा हम पे किया, मध्य प्रदेश की जनता पे किया, और जनता ने भी क्या विश्वास जताया है, ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो अब तो कोई तोड़ नहीं पाएगा। उसकी बराबरी भले ही कर ले, 29 की 29, इसका मतलब क्या है? यह अद्भुत एक रिकॉर्ड बना है, इस रिकॉर्ड को कोई तोड़ नहीं सकता। इसी प्रकार से उपचुनाव एक हुआ और पूरे ही हमारे हाथ में है, तो ये तो 100% है। जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में 2014 में हम 27 जीते, 2019 में हम 28 जीते, वो 100% के बराबर ही था, और 29 की 29 निकालना 120% पे था। तो ये एक तरह से जनता का विश्वास है, और मैं मान के चलता हूँ कि संगठन और सरकार के तालमेल के कारण से जनता का विश्वास हमने हमारे साथ रखा। माननीय मोदी जी का विश्वास भी था, और मोदी जी के लिए तो चुनाव में हमने कहा था कि MP के दिल में मोदी और मोदी के दिल में MP, और उसका रिजल्ट हमारे सामने आया है। लोकसभा के जो नतीजे आए चुनाव के, NDA की सरकार बनी, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन विपक्ष और खासकर कांग्रेस ये कहती है कि हमने भाजपा को 240 पर रोक दिया। इस पे आप क्या कहेंगे? ये अपना श्रेय ले रही है। ये नादानी वाली बात है। ये एक इस प्रकार का नैरेटिव है जो माननीय मोदी जी ने भी कोट किया था। जैसे उसी प्रकार से एक बच्चा कह रहा मैं 99 नंबर लाया, 99 नंबर लाया, 99 नंबर लाया, तो लोग खुश हो गए कि वाह, ताली बजा रहे 900। तो उन्होंने कहा 99 लाया, उन्होंने कहा अपने शिक्षक के पास गया, बोला मिठाई खिलाओ, 99 लाया हूँ। तो शिक्षक ने कहा भैया तू 99 तो लाया है, लेकिन 99 सीट कितने में सही है? तो 543 में से 99 लाया है, तो 20% भी तो नहीं हुई। तो इसकी अगर ये खुशी मना रहे हैं तो मेरी खुशी मुबारक है। आप अंदाज लगा लो, जिस पार्टी ने 2004 2013 तक अपनी सरकार चलाई 2 टर्म, जो सरकार खोने के बाद आज ये सब मिलकर के 240 को पार नहीं कर पा रहे हैं, 24 दल मिलकर के, तो फिर किससे बात कर, किस बात की खुशी? ये तो मोदी जी का ही प्रताप है कि आप आज़ादी के बाद 1962 के बाद एक बार मोदी जी, वो भी उस समय नेहरू जी का, चूँकि ताज़ा हमारी आज़ादी के बाद का दौर था, और उस दौर में राज्यों की रचना भी बनी रही थी। आप अंदाज लगा लो हमारा मध्य प्रदेश कब बना? 1956 में। तो 56 से 62 में उस दौर में लोग समझ ही नहीं पाए थे। राजा महाराजाओं का दौर था, अलग प्रकार की अवस्था थी। ऐसे में वो अपनी सरकार तीसरी बार बनाए, लेकिन मध्य प्रदेश में तो छोड़ो, देश के अंदर माननीय मोदी जी ने जो कमाल किया है, अकेले अपने बलबूते पर 2014 में डंके की चोट सरकार बनाई, 2019 में बनाई, और अभी भी बनाई, तो केवल सरकार चलाने के लिए नहीं, ऐसे ऐसे निर्णय जो भूतो न भविष्यति। कितना अच्छा लगता सुन करके जब अमेरिका कहता है कि रूस यूक्रेन युद्ध का समाधान भारत ही निकाल सकता है, सुन के ऐसा लगता है 56 इंच का सीना पूरे देशवासियों का हो गया। अमरवाड़ा के नतीजे आए, उसका दंगल पूरा हुआ, तो अब बुधनी और विजयपुर की क्या तैयारी आपकी? 100% जीतेंगे। आप बुधनी और विजयपुर की क्या, हम तो अभी बीना का चुनाव आएगा वो भी जीतेंगे। जो चुनाव आएगा, खास इसमें चुनाव जीतने के पीछे इतना ही है कि भाजपा और कांग्रेस में मूल अंतर में जाना पड़ेगा। कांग्रेस चुनाव के आधारित काम करती है, और हम पूरे 5 साल ऐसा लगता है कि चुनाव ही लड़ना, लेकिन विकास करना है। तो जब आप पूरे, जैसे कोई पूरे साल बच्चा पढ़ता है
और एक परीक्षा के समय पड़ेगा, दोनों में जो अंतर होगा, कभी भी परीक्षा दिला दो 24 घंटे तैयार, तो इसमें रिजल्ट तो आना ही, रिजल्ट में क्या दिक्कत है। उज्जैन से आपने राजनीति शुरू की तो जाहिर है कि बहुत कठिन समय भी आए होंगे, तो कुछ खट्टी मीठी यादें इस सफ़र तक। मैं समझा नहीं क्या। उज्जैन से आपने राजनीति शुरू की तो कभी कभी वक्त ने परीक्षा भी ली होगी, जो आज आपका सफ़र है आज यहाँ तक का, तो कुछ खट्टी मीठी यादें हैं जो आप लोगों से शेयर करना चाहें। नहीं, ये इसको इस रूप में मत लो, दूसरे रूप में लो। मैं राजनीतिक क्षेत्र में भले ही हूँ, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में होने के बाद आप मंत्री बन जाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ, विधायक बन जाओ, सांसद बन जाओ, लेकिन बन काहे के लिए रही हो, इसमें दो एंगल होना चाहिए। एक अपने स्वयं के भी लिए हम उस पद के लायक बने, वो एक अपना एक अलग एंगल है, पर हम अपने आप के लिए बने हैं कि नहीं बने। कुछ अपनी आदतें डेवलप करना चाहिए, कुछ हटके भी होना चाहिए जो राजनीतिक क्षेत्र के अलावा भी होती। मैंने कुछ काम किया है, जैसे उदाहरण के लिए मैं जब टूरिज्म चेयरमैन था, यूडीए चेयरमैन था, बाद में विधायक सांसद बना, तो हमने अपने उज्जैन के लेवल पे आपने बात कही, तो जैसे विक्रमादित्य की नगरी उज्जैन है, तो विक्रमादित्य का इतिहास लोग जाने, समझे, देखे, उनके बारे में बात करें। जब अपन आज लोकतंत्र की बात करते हैं, और लोकतंत्र में भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और शासन में लोकतंत्र के शासन को सुशासन के प्रतीक के नाते से माना जाता है। अब हम विक्रमादित्य को देखो तो आपको ध्यान में आएगा। आप में से भी मैं एक प्रश्न पूछता हूँ कि हमारे यहाँ जैसे ईस्वी सन है, तो ईस्वी सन क्या चल रहा है, 2024 है ना। ये ईस्वी सन किससे जुड़ा है? ईस्वी सन जुड़ा है हमारे अपने एक तरह से ईसा मसीह, ईसाई धर्म के प्रवर्तक, उनके जन्म से। एक और चलता है वो इस हिजरी संवत समझ लो, वो मोहम्मद साहब के शरीर छोड़ने से जुड़ा है। अब हम विक्रम संवत की अगर बात करते हैं, विक्रम संवत काय से जुड़ा है? विक्रमादित्य से। तो विक्रमादित्य का जन्म हुआ था क्या, या विक्रमादित्य ने शरीर छोड़ा था क्या? तो हमारी परंपरा क्या है? हमारी परंपरा, इस पे ध्यान देना चाहिए। मैं इस पे काम करता हूं। हमारे लिए परंपरा इतनी गौरवान्वित करने वाली है, जो शासक अपने पूरे भूभाग पर अपनी प्रजा पे एक पैसे का भी कर्जा नहीं रहने दे, सारी जनता का कर्जा अपने कोष से चुका दे, वो शासनकर्ता विक्रम संवत या संवत प्रवर्तक होता है। ये हमारी परंपरा है। विक्रम संवत की शुरुआत के समय अनाउंस किया गया शासकीय स्तर पर, और विक्रमादित्य का शासन ऐसा माना जाता है कि वर्तमान के एशिया के भूभाग से भी आगे तक का था। समूचे भूभाग में उनने, और उज्जैन में वो स्थान है ऋण मुक्तेश्वर, अर्थात कर्ज की मुक्ति के महादेव। और उनने कहा जिसके पास भी, जो भी किसी ने कर्जा लिया वो भी आ जाए, और जिसने कर्जा दिया वो भी आ जाए। वो सारे रिकॉर्ड ले आए, और सारे रिकॉर्ड ला करके उनने कहा जिसने जितना कर्जा दिया है वो सारा कर्जा हम उसको चौंका देते हैं। तो पूरे एक तरह से भूभाग से सबका कर्जा देने की सामर्थ्य जिसमें हो, और ये तो आधा हुआ कि ये कर्जा तो माफ हुआ ही हुआ। लोगों ने कहा ये तो हो गया, अब हम कल वापस काम धंधा करेंगे तो फिर कर्जा लेना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा नहीं रुको, जितना ये कर्जा चुकाने के लिए दिया वो तो दिए ही दिया, और आपको काम धंधा करने के लिए उतना ही धन और ले जाओगे, क्योंकि कर्ज लेने की जरूरत ही नहीं पड़े। तो ये जिसमें सामर्थ्य हो, हम कल्पना कर सकते कोई सामर्थ्यशाली कितना सफल और सक्षम शासक होगा। हमने तो रावण की लंका सोने की सुनी थी, लेकिन ये तो हर व्यक्ति के जिंदगी में बदलाव लाए। ये हमारी परंपरा विक्रमादित्य की। तो विक्रमादित्य का न केवल ये पक्ष है, बल्कि इससे जुड़े विक्रमादित्य और उनकी 32 पुतलियों का सिंहासन, अर्थात उनके हर एक पुतलियां, मतलब एक एक मंत्रालय का काम करने का तरीका, वो उनके सिंहासन को गौरवान्वित करने वाला है। उसी प्रकार से उनके जीवन के विक्रमादित्य का न्याय, विक्रमादित्य की वीरता, विक्रमादित्य की धीरता, विक्रमादित्य की अपनी चपलता, चतुरता, और विक्रमादित्य का पराक्रम, ये जो जीवन के विविध गुण है,
ये समाज के सामने आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो ये विक्रमादित्य रिसर्च सेंटर हमने, मैं भले ही वहाँ उस समय जनप्रतिनिधि था, आज भी वो वहाँ है जहाँ शुरुआत में माननीय मुख्यमंत्री पूर्व हमारे शिवराज सिंह जी चौहान से मैंने कहा कि ये आप रिसर्च सेंटर की मैंने डिमांड की, उनने मंजूरी कर दी। तो कहाँ खोलेंगे? तो हमने कहा भैया मैं अपने, मेरा जो बंगला है, जो यूडीए चेयरमैन का था, हमने कहा इस समय की कमी है, तुरंत खोलना है। मेरा बंगला दे दिया, मैंने कहा मैं मेरे घर से आना जाना कर लूँगा, लेकिन ये रिसर्च सेंटर यहाँ खोल दो। भगवान की दया से वो रिसर्च सेंटर आज भी चल रहा है। ऐसे एक नहीं कई, जैसे अभी हमने यहाँ बैठे, हम राजा भोज की बात करते हैं अपन, लेकिन भोज के द्वारा किए गए कामों के पर बात करने के लिए अधिकृत बात आना चाहिए। जैसे आपकी सबकी जानकारी के लिए एक विषय उठाता हूँ, भोज ने अपने बांध या तालाब निर्माण की विशेष पद्धति इजाद की है। आपको मालूम है? आप में से किसी को मालूम है क्या है? अब हम सब के लिए बताता हूं आपको। दुनिया में अभी जो भी बांध बन रहे हैं पानी स्टोर करने के, वो नदी की मुख्य धारा को रोक करके पानी स्टोर करते ना। और नदी की मुख्य धारा में पानी स्टोर करने का परिणाम क्या निकलता है कि उसमें खर्चा भी बहुत लगता है। सीमेंट, कंक्रीट, पूरा जो भी बनाएंगे, और आखिरकार हम सब जानते हैं कि इसकी एक उम्र होती है, एक समय के बाद इसकी उम्र खत्म होगी। जिस दिन वो कभी मोरबी का बांध टूटा, आपको याद होगा, और भी कई बांध टूटे हैं, आकार ये जो घटना होती दुर्घटना में बदलती, उसकी तो बात ही अलग है। जब वो बांध टूट के पानी ले जाता नीचे, तो क्या करेगा, तबाही अंदाज नहीं लगा सकते। लेकिन भोपाल में बांध बना है, आप बताओ भोपाल में कभी ये गारंटी है टूटने की? तो ये वो टेक्निक है जिस टेक्निक में पानी तो स्टोर किया है, लेकिन पानी का निस्तार जो किया है वो बिल्कुल ऐसी जगह से किया है कि आपके वीवीआईपी रोड पे 1 फुट पानी कभी नहीं आएगा, चाहे जितना पानी आ जाए। और जहां पानी को रोका वो नेचुरल चट्टान है जो कभी जीवन में कभी टूटना नहीं। तो ये बांध की ये टेक्निक चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है या ये आधुनिक समय वाली जरूरी है? तो अब भोज की ये जो टेक्निक है ये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए सबको ध्यान में? तो ये कुल मिलाकर के शासन की व्यवस्थाओं के आधार पर मैंने आज बैठ करके निर्णय लिया है कि राजा भोज का भी अनुसंधान, यानी राजा भोज शोध केंद्र की भी यहाँ घोषणा कर रहे हैं, जिनके ऐसे पक्षों को भी सामने लेकर आएंगे। इसी से जुड़ा एक सवाल पूछता हूँ। आपने भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ की स्थापना की बात की है, श्री राम कृष्ण इनको स्कूल और कॉलेज में पढ़ाने की बात की है। श्री राम कृष्ण, इस पे विपक्ष ये कहता है कि ये शिक्षा का भगवाकरण करने की साजिश है, ये आरोप लगाता है, इस पे क्या कहेंगे? ये बड़ा मौजूद प्रश्न है। मैं ये मान के चलता हूँ कि थोड़ा सा हमको इसकी अंदर गहराई में जाना पड़ेगा। आप बताइए, भगवान कृष्ण के, भगवान राम के, वो मनुष्य रूप में अवतरित हुए हमारे यहाँ, और उनने वो सब कष्ट झेले जो एक आम मनुष्य झेलता है। लेकिन इन कष्टों के बाद भी उनके एक एक काम से उन्होंने पूरे समाज को शिक्षा दी। अब आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श पति भगवान श्री राम के कदम कदम पे दिखाई देते कि नहीं देते? अगर ये हम अपने आने वाली पीढ़ी को संस्कार देते तो भगवान राम के ये अच्छे पाठ को लेकर के अगर हम पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाते हैं, अगर कोई कहता है ये अपराध करे तो मैं 100 बार करने को तैयार हूँ, ये ऐसे अपराध से डरने वाली बात नहीं। ऐसे भगवान कृष्ण के कदम कदम पर आप कल्पना करो उनके जीवन के कितने पाठ हैं। जैसे ये हमारे बीच में प्रशासनिक दक्षता के लोग बैठे हैं, भगवान कृष्ण ने नारायणी सेना, उनकी अपनी सेना है, जिस सेना के बलबूते पर वो दुनिया के सारे बड़े बड़े चुनौती वाले युद्ध जीते हैं। लेकिन उस युद्ध के बाद भी उनकी सेना का अनुशासन का कितना कमाल का उदाहरण है कि जब वो महाभारत का युद्ध हो रहा है और कौरव पांडव दोनों उम्मीद कर रहे हैं कि हमको कुछ आप मदद करो, तो उनने कहा पांडवों से मैं आपके साथ हूँ, और कौरव से कहा तुम सेना ले जाओ। अब कोई कितनी सेना को कितनी अनुशासन की कितनी कठिन परीक्षा देता होगा, सिखाते होंगे। उनने ऑर्डर किया कि तुमको कौरव की तरफ से लड़ना है,
तो उनका छोटा से छोटा सैनिक और बड़े से बड़े अधिकारी सारे के सारे सामने खड़े हो गए। और हमने सबने देखा है पूरे युद्ध में इस पे कहीं बात नहीं आती, उस सेना का एक भी सिपाही जिंदा नहीं बचा है और एक भी नहीं भगा है। और भगवान कृष्ण ने जो कहते हैं कि जो गीता सुनाई, एक तरह से अर्जुन को उकसाया, अर्जुन ने अपने रिश्तेदार को मारा। कई बार हम ये मजाक बनाते, अब कितना कटु सत्य है कि वो सैनिक न तो वो अर्जुन के रिश्तेदार थे, न वो अर्जुन की सहमति से गए थे, वो तो केवल भगवान के आदेश से गए थे। अब ये अनुशासन का कितना श्रेष्ठ उदाहरण है। और भगवान पे क्या बीत रहे, हमारे साथ ड्राइवर को चोट लग जाती तो हमको नींद नहीं आती, और ऐसे में वो जो उनके पूरे समय उनके साथ, उनके जीवन के एक एक क्षण के लिए लड़ने मरने वाले लोग, उनके सामने खड़े होकर केवल अनुशासन के कारण से सारे के सारे लोग इस युद्ध में भागीदार भी बन रहे हैं और अपने प्राणों का अंत भी कर रहे हैं, लेकिन कोई उफ नहीं कर रहा है। ये एक नहीं 1000 उदाहरण है गरीबी अमीरी की दोस्ती का, भगवान कृष्ण का उदाहरण। कोई स्कूल जीवन में दोस्ती हो जाए किसी की, और वो इतना बड़ा सत्ताधीश होने के बाद भी अपने मित्र को याद करे, और याद नहीं करे उसकी इज्जत कैसी रखे कि वो अपनी कठिनाई बताने आया कुछ मदद मांगने, तो मदद मांगने वालों को कितना भगवान ने हमको श्रेष्ठ प्रेरणा दी है कि जो मदद मांगने आ रहा है उस मदद मांगने वाले मित्र की भी आंखें नीची नहीं होना चाहिए। तो पीठ पीछे जाकर उसका मकान बना दिया, महल बना दिया, सारी सुविधा कर दी, लेकिन नगद कुछ भी हाथ में नहीं दिया। तो ये अपने मित्र की इज्जत करना, उसका मान सम्मान कराना, गरीब आदमी की भी इज्जत करना और उसका सम्मान बराबरी का बनाए रखना। अभी भगवान कृष्ण का गरीबी अमीरी का कितना श्रेष्ठ उदाहरण है। अब इस उदाहरण को हम याद नहीं रखेंगे क्या? ये हमको स्मरण नहीं करना पड़ेगा। कंस को कुर्सी से उठा करके उसके अन्याय अत्याचार के कारण से बाहर किया। आप बताओ, दुनिया का पहला इतिहास है कि 11 साल की उम्र में भगवान कृष्ण ने कंस को मार के कुर्सी से सत्ता का हस्तांतरण कराया, लेकिन सत्ता हस्तगत नहीं की, सत्ता नहीं पकड़ी। उग्रसेन महाराज को लाकर वापस बिठाया। और शिक्षा का क्या महत्व है ये हम सबको बताया। उज्जैन जाके शिक्षा ग्रहण करने गए, जो 64 विद्या 64 कला 14 विद्या, चारों वेद 18 पुराण जिसकी शिक्षा उन्होंने ग्रहण की, आज भी हमारे सारे सिलेबस में कई विषय अपने कई विश्वविद्यालय के संचालन करने वाले भी यहाँ मौजूद है। लेकिन ये जो शिक्षा उनने ग्रहण की है आज भी वो पूरे पाठ्यक्रम में समाहित नहीं हो रही। तो ये जो उनकी अंदर की चीजें अब ये आज के समय में मौजूद नहीं है क्या? इसकी जरूरत नहीं है क्या? इसको क्यों नहीं लाना चाहिए सबके सामने? तो कोई अगर कहता है ये आप कर रहे हो तो 10 बार करेंगे, इसमें कोई संकोच नहीं, इसमें क्या फर्क पड़ता? ये तो हमारा काम। शिक्षा से जुड़ा एक और सवाल कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो पीएम एक्सीलेंस कॉलेज है वो कितनी बड़ी क्रांति साबित होंगी, इस पे क्या कहेंगे आप? ये आपने अच्छा प्रश्न किया है। शिक्षा नीति 2020 आई है और शिक्षा नीति 2020 ने अभी हम में से कई लोगों को ये मालूम नहीं होगा कि कॉलेज में आने के बाद बीए, बीकॉम, बीएससी इनकी बाउंड्रियां टूट गई। अब वो ये जो हमारा बना बनाया कर चलने वाला पढ़ाई का ढांचा बदल गया है। अब वो हो गया जैसे हमको साइंस पढ़ते पढ़ते कोई कॉमर्स पढ़ना है या आर्ट्स के साथ कॉमर्स की बात करना है तो वो कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो नए कोर्स खुले, जिन नए कोर्स के माध्यम से भविष्य में रोजगार की संभावना भी होगी, एआई का प्रयोग होगा, एविएशन का प्रयोग होगा, ऐसे बहुत सारे विषय। इसके साथ साथ क्लास में कितने स्टूडेंट आना चाहिए, इनको बस से लाने की व्यवस्था भी होना चाहिए। एक आधुनिक स्तर पर मॉडल कॉलेज, एक्सीलेंस कॉलेज की कल्पना की है और यशस्वी गृह मंत्री से उसका हमने शुभारंभ कराया। पूरे प्रदेश के 55 ही जिलों में एक एक्सीलेंस कॉलेज की हमने कल ही एक तरह से उसका उद्घाटन कराया। मैं पूरे देश के अंदर एकमात्र हमारा राज्य मध्य प्रदेश है जो इस दिशा में आगे बढ़ा। सबको बधाई देना चाहूँगा, ये बहुत बड़ा निर्णय है। राम पथ गमन और श्री कृष्ण पाथेय को लेके कई बार सियासत हुई, आरोप प्रत्यारोप लगे, बट इसको लेके प्लानिंग क्या है? श्री कृष्ण पाथेय और राम पथ गमन को लेके सरकार की प्लानिंग क्या है? क्योंकि इस पर सियासत तो बहुत हुई है। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि जैसे मैं आपसे भी एक प्रश्न पूछता हूँ कि भगवान कृष्ण को अगर आपको उनके दर्शन की इच्छा होती है, तीर्थ की इच्छा होती है, तो मन में दिमाग में क्या आता है? मथुरा जाना है, द्वारका जाना है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मथुरा द्वारका में क्या है?
तो मथुरा द्वारका में भगवान ने कुछ समय गुजारा, वो लीलाएं की। तो जब लीला वहाँ की तो उज्जैन में भी तो लीला की, यहाँ वो पढ़ने आए। तो इन स्थानों को तीर्थ क्यों नहीं बनाना चाहिए? ऐसे स्थान पर जहाँ जहाँ भी आए हमारे देवता, उसको उस रूप में देखना है। तो हम हमारे अपने वो इतिहास के चिन्ह हैं, जिस चिन्हों के माध्यम से भगवान राम, अब बताइए, भगवान राम ने वनवास के नाम पर अयोध्या छोड़ी, तो अयोध्या में भगवान ने तो अपना एक तरह से वो कैसे निर्णय किया होगा। लेकिन हम सौभाग्यशाली के भले भगवान ने अयोध्या छोड़ दी, 11 साल उसको छोड़ने के बाद हमारे बीच में रहे मध्य प्रदेश में, चित्रकूट के घाट पर वही संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर, ये आनंद हमारे यहाँ है ना, इसका मजा तो हम लें। तो इसमें क्या आनंद है? ये जो ऐसे जो जो स्थान हैं जहाँ भगवान श्री राम के, भगवान श्री कृष्ण के कोई न कोई कारण से तीर्थ बने। जैसे मैंने आपको कहा, सुदामा और नारायण धाम पर एक महितपुर के बाद स्थान है। सुदामा और भगवान श्री कृष्ण की दोस्ती नारायणा पे हुई। भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र इंदौर के पास जानापाव में दिया है। रुक्मणी हरण के टाइम भगवान का युद्ध रुक्मी के साथ हुआ धार के पास हमजेरा में। ऐसे प्रत्येक स्थान को चिन्हित करके इनको तीर्थ बनाने का काम हमारी सरकार करेगी। और इन तीर्थों के बलबूते पर वैष्णव धर्मावलंबिनी जो भी भगवान राम और कृष्ण को जानना चाहते हैं, नमन करना चाहते हैं, उनको तीर्थों पे आमंत्रित करेंगे। ये हमारी सरकार का काम है। एक समस्या है, सड़कों पे गौवंश जो खुले घूमते हैं, उनको रोकने के लिए या उनकी कोई व्यवस्था करने के लिए आपकी सरकार का कोई कदम? ये अच्छा प्रश्न किया है, थोड़ा चुनौती का जरूर है, लेकिन हमने आते इसका निर्णय किया है। जिस गौमाता में 33 करोड़ देवी देवता का वास माना जाता है और काल के प्रवाह में यंत्रों के कारण से और बहुत सारे कारण से अब गौमाता के लिए जंगल में, खेतों के आसपास, मेड़ में जमीन बची नहीं जहाँ वो अपना गुजर बसर कर ले, उनका अपना पेट भरने का स्थान हो जाए। तो स्वाभाविक रूप से अधिकांश स्थान पर और कुछ हद तक शासन की भी थोड़ी लापरवाही हुई, जिसके कारण से हमारे वर्तमान के अंदर हमने एक तो बड़ा निर्णय ये किया है कि जैसे वृद्धाश्रम हमारे लिए मान के चलते हैं, या वृद्धाश्रम नहीं बोलेंगे, इसको मान के चलें कि जब हमने उनसे अपना संबंध जोड़ा है तो ये नगर निगम की खिड़क होती थी, कांजी हाउस होते थे। ये सरल भाषा में जेल है। जैसे मनुष्यों को अपराध करने पे जेल डाल दें, अब गौ माता को आप घर में नहीं रख रहे हो, वो सड़क पे छोड़ रहे हो, तो उसको जेल क्यों होना चाहिए? तो हमने सरकार ने निर्णय किया गौशाला हम चलाएंगे, और गौशाला में अंदर लावारिस, अपाहिज, कोई कारण से बीमार, दुखी कोई भी गौवंश होगा, उसको संभालने की जवाबदारी सरकार लेगी। और उसके लिए जो अनुदान था उसको डबल कर दिया। इसलिए हमने कहा स्वाभाविक रूप से पहले आप फंड भी नहीं देते थे, व्यवस्था भी नहीं करते थे, और व्यवस्था में उतनी दिक्कत थी। तो सारा ऐसा गौवंश जो गौवंश को घर में रखने में किसान को लोड पड़ता है। एक पार्ट तो ये हो गया जो बीमार, लावारिस, वृद्ध, अपाहिज, इनको यहाँ सड़क के बजाय गौशाला नगर निगम चलाएगी, नगर पालिका चलाएगी, ताकि गौवंश वहाँ रखेंगे। और बदले में एक और काम करने वाले कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए भी जो दूध उत्पादन करना चाहता है तो अच्छे गौवंश को वो रखे, दूध के ऊपर भी बोनस हमारी सरकार देगी, ताकि वो अपने घर में भी गौशाला रखे। ताकि हमारी तो ये दूध दही की नदियाँ बहती थी भारत में, यहाँ इस प्रकार की दुनिया कभी नहीं रही। आप बताइए, भगवान कृष्ण को पाला पोसा नंद बाबा यशोदा मैया ने, लेकिन गोपाल तो गाय नहीं बनाया। जो गोपाल उनका नाम सबके साथ जुड़ा है, तो जो गाय को पाले वो गोपाल है। ये पूरा देश गोपालों का है, इसलिए गोपाल को उस रूप में स्मरण करने की जरूरत है। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस हमने हाल ही में देखा, तो ये सोच आपके मस्तिष्क में कैसे आया से शुरू करने? ये तो बड़ी मानवीय पक्ष है। हमने इसमें ऐसे कई संवेदनशील निर्णय किए। एक निर्णय ये किया कि एम्बुलेंस किसी भी बीमार को उठा करके हॉस्पिटल पहुंचा देती है। लेकिन जैसे मैं आपको अभी 8 दिन पहले का किस्सा, बंसल हॉस्पिटल में आज भी वो सवेरे 5 बजे पति पत्नी दोनों सड़क पे टहलने पन्ना से निकले, और पत्नी भी है साथ में, पति भी साथ में, और अचानक एक गाड़ा बीच में से ट्रक आता है, और ट्रक से वो जो सज्जन जा रहे हैं आगे, रिटायरमेंट के बाद के हैं, पन्ना में वो अपना घर है उनका, तो अचानक उनका पाँव ये नीचे वाला घुटने से नीचे का पूरा चकनाचूर हो जाता है।
अब पत्नी साथ में थी, दौड़ के ट्रक वाले को भी पकड़ा, पकड़ने के बाद जो भी, लेकिन अब पति इधर इस हालत में, तो पत्नी क्या करे, उसको पकड़े इनको पकड़े, देखने करने में आखिरकार पति के चक्कर में कुछ लोग इकट्ठे हुए। तुरंत लगा कि अब ये पन्ना में कोई स्थिति नहीं कि उसकी जान बच पाती। उनने एयर एम्बुलेंस के लिए खबर की, काल भोपाल में आया, तुरंत एयर एम्बुलेंस गई और उसको उठा के लाए। आज स्थिति है, वो इतना धन्यवाद देते कि उनकी जान बच गई, कि हमारे यहाँ कम से कम ये जो पैर कटा उनका, लेकिन जान तो बच गई है अच्छी चिकित्सा लेने के लिए। ऐसे समय पे एयर एम्बुलेंस से बढ़कर के कौन मददगार हो सकता है। एयर एम्बुलेंस में हमने कहा कि भाई व्यक्ति की जान जरूरी है, हेलीकॉप्टर इसकी थोड़ा खर्चा व्यवस्था होगी तो आज के दौर में ये नहीं होना चाहिए क्या। इसी प्रकार से हमने निर्णय किया कि हर हॉस्पिटल के अंदर जो सक्षम है उनकी बात छोड़ दो, लेकिन हॉस्पिटल में किसी का शरीर छूट गया, कोई साइकिल पे सब को ले जा रहा है, कोई पैदल ले जा रहा है, कोई ठेले पे ले जा रहा है, कितना शर्मनाक दृश्य। हमने निर्णय किया कि ऐसे किसी भी हॉस्पिटल में कोई कारण से शव को ले जाने के लिए गांव में मकान पे जहां भी जाएं, अगर उनके पास साधन नहीं है, सरकार घर तक छोड़ के आएगी। ये संवेदनशीलता का मामला है। हम जिस मनुष्यता को जानते हैं, इसमें दुख में सुख में हमको समान रूप से सरकार का रोल लेना चाहिए, इसलिए उस निर्णय को हमने लागू किया है। ऐसे कई फैसलों को हमने लागू किया है। एक आखिरी सवाल अन्नदाता पर, किसानों पर। एक किसान जो है उसका जीवन संघर्ष से भरा रहता है, जमीनी हक की लड़ाई, उसकी ज़मीन की रजिस्ट्री, तो इसको आसान करने के लिए सरकार कुछ पहल कर रही है? ये भी एक अच्छा प्रश्न है कि ये जो नामांतरण बंटवारा, ये जो विषय में पटवारी की ये कष्ट है कि आपने रजिस्ट्री करा ली, लेकिन रजिस्ट्री कराने के बाद आपकी रजिस्ट्री बेकार है, वो नामांतरण के लिए पटवारी चक्कर पे चक्कर देता है और पटवारी अपने आप को हाथ में नहीं आते हैं। तहसील और ये सब हमने इसमें सरलीकृत रूप से तकनीक का सहारा लिया। आज के समय में बहुत सारी तकनीक का बहुत लाभ है। तो अब जैसे आप रजिस्ट्री कराओगे, बंटवारा कराओगे, नामांतरण करने के लिए जाओगे, अपने आप कंप्यूटराइजेशन के आधार पर वो जिस भी जगह का रहेगा वैसे ही नाम चढ़ जाएगा, उसमें बीच के सारे सिस्टम खत्म कर दिए, ताकि ये जो अनावश्यक आदत जो पड़ी है वो सुधारने का काम हमने किया है। और उसके बाद भी ऐसे नामांतरण बंटवारे के जो मसले हैं उनका अभियान हमने चलाया। पिछले जनवरी से स्टार्ट किया था, 2 महीने में लगभग 30 लाख प्रकरणों का निराकरण किया है। और अभी दोबारा हम एक अभियान चला रहे हैं 18 जुलाई से 45 दिन का। ऐसे पूरे प्रदेश के अंदर 55 जिलों में इस अभियान के माध्यम से सभी के नामांतरण बंटवारे प्रकरण का निराकरण कायम करने का काम हमारी सरकार करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मुख्यमंत्री जी, आपने बेधड़क होकर हमारे सारे प्रश्नों का जवाब दिया। ओवर टू प्रेरणा। बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर।